गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम सेकंड चैप्टर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये सेकंड चैप्टर के लिए सेकंड वीडियो है यानी सेकंड पार्ट है, जिसमें कि हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हमने शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं इसी चैनल पे। आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे बनने वाली गैस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि अभिक्रिया में बनने वाला एक यौगिक कैल्शियम क्लोराइड हो तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा, चूंकि बनने वाला यौगिक कैल्शियम क्लोराइड है, अतः धातु यौगिक ए कैल्शियम का लवण है। तो जिस धातु यौगिक की यहाँ पे बात की गई इस प्रश्न में, वो क्या है? वो कैल्शियम का एक लवण है। और क्योंकि जलती हुई मोमबत्ती CO2 से बुझती है, इसका अर्थ है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की ए के साथ अभिक्रिया में CO2 उत्पन्न होती है। कार्बोनेट पर HCl की क्रिया से CO2 उत्पन्न होता है। इसका अर्थ है कि ए कैल्शियम कार्बोनेट है। तो हमें यहाँ से पता लग गया है कि जो हमारा यौगिक ए है वो कैल्शियम कार्बोनेट है। अभिक्रिया को इस प्रकार लिखा जा सकता है, CaCO3 + 2HCl gives CaCl2 + CO2 + H2O। यानी कैल्शियम क्लोराइड की रिएक्शन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ होती है तो कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर बनता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होती है, लेकिन इन्हें अम्ल वर्ग में नहीं माना जाता। एक क्रियाकलाप द्वारा इसे सिद्ध कीजिए। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो अल्कोहल और ग्लूकोज है, इन दोनों यौगिकों में भी हाइड्रोजन होता है, लेकिन इनको हम अम्ल के रूप में नहीं देखते या इनको हम नहीं मानते। तो और यहाँ पे हाइड्रोजन की बात इसलिए हो रही है क्योंकि हम सब जानते हैं कि अम्ल वो पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन को उत्पन्न करते हैं या जिनमें हाइड्रोजन होता है। तो बात करते हैं इसके उत्तर की। एल्कोहल अर्थात एथिल अल्कोहल का C2H5OH का सूत्र C2H5OH है और ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 है। दोनों में हाइड्रोजन होती है, लेकिन उन्हें अम्ल नहीं माना जाता। निम्न क्रियाकलाप द्वारा इसे सिद्ध किया जा सकता है। तो पहले हम क्रियाकलाप की बात करते हैं। उसमें हमें सामग्री जो जरूरत पड़ेगी वो है बीकर, रबर की डाट, कीलें, 6 वोल्ट की बैटरी, योजक तार, बल्ब, स्विच, इथाइल अल्कोहल। तो ये हमारे क्या हैं? आवश्यक सामग्री हैं जो कि हमें क्रियाकलाप करने के लिए चाहिए। अब प्रक्रिया करते हैं, कैसे करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे, इसमें एक चित्र बनाना है। दूसरा चित्र जो अभी इसमें स्टूडेंट यहाँ पे चित्र नहीं बना हुआ है, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे चित्र को भी। तो हम उसको चित्र के अनुसार सभी उपकरणों को व्यवस्थित कर लेंगे। बीकर में इतनी इथाइल अल्कोहल लीजिए कि कीलों के ऊपर सिरे अल्कोहल की सतह से 2 सेंटीमीटर ऊपर रहें। स्विच ऑन करने पर हम देखते हैं कि बल्ब नहीं जलता। अल्कोहल के बदले ग्लूकोज विलयन लेकर प्रयोग पुनः कीजिए, अब भी बल्ब नहीं जलता। इसमें स्पष्ट है कि दोनों स्थितियों में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। चूँकि विलयन में आयनों द्वारा विद्युत चालन होता है, अतः सिद्ध होता है कि अल्कोहल और ग्लूकोज विलयन में H+ आयन नहीं उत्पन्न करते। तो स्टूडेंट्स, इसका डायग्राम भी हम देखेंगे, इस क्वेश्चन को दोबारा से डिस्कस करेंगे। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 5 हाइड्रेटेड लवणों के नाम तथा उनके रंग लिखिए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? 5 हाइड्रेटेड लवणों के नाम लिखने हैं तथा उनका रंग भी लिखना है। तो स्टूडेंट्स, आप ये रंगों के नाम जरूर याद रखेंगे, इससे आप दूसरे प्रकार के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 × 2H2O, इसका रंग जो है सफ़ेद होता है। सेकंड हम लिख रहे हैं कॉपर सल्फेट, CuSO4 × 5H2O, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, इसका रंग नीला होता है। तो कॉपर सल्फेट का रंग नीला है। फेरस सल्फेट, FeSO4 × 7H2O, इसका जो रंग है वो हरा है। मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4 × 7H2O, इसका रंग भी सफ़ेद है। बेरियम क्लोराइड, BaCl2 × 2H2O, इसका रंग जो है सफ़ेद है।
तो बच्चों आप इसको याद रखेंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। एक विद्यार्थी ने एक प्रक नली में रखे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मार्बल के कुछ टुकड़े डाले। उत्सर्जित गैस को लंबे समय तक चूने के पानी से प्रवाहित किया। चूने के पानी में क्या परिवर्तन आएगा? दोनों परिवर्तनों के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। बच्चों बात करते हैं इसके उत्तर की। फर्स्ट पार्ट की बात करें, तनु HCl अम्ल वाली प्रकनली में मार्बल के टुकड़े डालने पर तीव्र गति से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। CO2 को जब चूने के पानी से गुजारा जाता है तो यह दूधिया हो जाता है, क्योंकि अघुलनशील पदार्थ कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी CaCO3 जो कि मार्बल है प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, H2 बनेगा। अब अगर हम इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में मिलाएं यानी CaOH होल ट्वाइस जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो क्या बनेगा? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, जिसका रंग जो है दूधिया होगा। यदि CO2 को लगातार लंबे समय तक चूने के पानी से प्रवाहित किया जाता है तो घुलनशील सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनने के कारण दूधियापन गायब हो जाता है। तो अगर इसमें हम ज़्यादा लंबे समय तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे तो क्या बनेगा? CaCO3 होल ट्वाइस, और ये घुलनशील है यानी ये सोल्यूबल है, इसलिए इसका जो दूधिया रंग था वो अब गायब हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्षारक क्षार से किस प्रकार अलग होता है? तो हमें यहाँ पे डिफरेंस बताना है कि जो क्षार है और जो क्षारक है दोनों में क्या अंतर है। बात करते हैं उत्तर की। पानी में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, यानी जो क्षारक पानी में घुल सकते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। यह छूने में साबुन की तरह, स्वाद में कड़वा और प्रकृति में छंछारक होता है। इसके कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। सभी क्षार क्षारक होते हैं लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते। उदाहरण के लिए Al2OH होल थ्राइस एक क्षारक है लेकिन यह क्षार नहीं है। बच्चों हम 5 मार्क के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, क्रिस्टलन जल से आप क्या समझते हैं या इससे क्या तात्पर्य है? उस यौगिक का नाम तथा रासायनिक सूत्र लिखिए जिसमें क्रिस्टलन के जल के रूप में जल के 10 अणु होते हैं। इस यौगिक को किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? इसके लिए रासायनिक समीकरण लिखिए तथा इस यौगिक के 2 उपयोग भी लिखिए। बात करते हैं इसके उत्तर की। एक यौगिक के क्रिस्टलों में उपस्थित जल को क्रिस्टलन जल कहते हैं। इसको लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो आपको याद रखना है, एक यौगिक के साथ जल के जो अणुओं की मात्रा होती है वही क्रिस्टलन जल कहलाती है। वह यौगिक जिसमें जल के 10 अणु होते हैं वह सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3 × 10H2O। इसका नाम वॉशिंग सोडा है, धोने का सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने से सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा Na2CO3 × 10H2 यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट मिलता है। तो रिएक्शन आप देख सकते हैं, 2NaHCO3 इसको गर्म करेंगे तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 बनेगा, तो यहाँ से हमें सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा। अब सोडियम कार्बोनेट में जब वाटर मिलाया जाएगा तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट मिलेगा। अब धोने के सोडे के उपयोग की बात करते हैं। पहला, कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न अभिक्रिया के लिए शब्द समीकरण लिखिए और उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तो यानी हमें यहाँ क्या करना है, जिंक की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करनी है। तो ये पार्ट का आंसर हो जाएगा ZnH2SO4, जिससे कि हमें मिलेगा रिएक्शन के बाद ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस H2। बी पार्ट है हमारा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल
एल्यूमिनियम दानेदार चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। तो यहाँ हमें मिल जाएगा मैग्नीशियम यानी Mg+2HCl जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उससे हमें मिलेगा MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। थर्ड इसने पूछा है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम दानेदार चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा हो गया, ये जब हम बी पार्ट की बात कर रहे थे तो बी पार्ट में क्या था, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम रिबन के साथ अभिक्रिया करता है, तो बनेगा Mg+2HCl MgCl2 प्लस H2। थर्ड जब हम बात कर रहे हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम दानेदार चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है, तो बनेगा 2Al प्लस 3H2SO4 गिव्स Al2SO4 प्लस 3H2। और लास्ट पार्ट है हमारा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोह के रेतन के साथ अभिक्रिया करता है, तो क्या बनेगा Fe प्लस HCl गिव्स FeCl2 प्लस H2। तो बच्चों इसमें हमने वो क्वेश्चन लिए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आए हुए हैं। आप इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन खुद भी तैयार कर सकते हैं। जैसे गंधीय सूचक किसे कहते हैं, तो वो सूचक जो अम्ल तथा क्षारक की उपस्थिति में अपनी गंध बदल लेते हैं उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। आप याद रख सकते हैं सार्वभौमिक सूचक किसे कहते हैं, तो सार्वभौमिक सूचक क्या करते हैं, H+ और OH- आयन के अलग अलग सांद्रता पर अलग अलग रंग देके हमें अम्ल तथा क्षारक की सांद्रता के बारे में बताते हैं। तो इस प्रकार के सूचक हमारे सार्वभौमिक सूचक होते हैं। तो पीएच पत्र इसका एक उदाहरण हो जाएगा। पीएच पत्र के बारे में आप याद रखेंगे, आप जितने भी लवण दिए गए हैं उनका रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र और उनके उपयोग याद कर लेंगे। जैसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूर्ण है, COCl2 इसका केमिकल फॉर्मूला है, इसकी प्रिपरेशन कैसे बनाया जाता है, इसके उपयोग आप याद रखेंगे। इसी प्रकार से जैसे धोने का सोडा, ठीक है, इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस है, तो ये सब की आप क्या करेंगे, प्रिपरेशन यानी बनाने की विधि, केमिकल नेम, रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र और उपयोग, ये आप याद कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।